9th चैप्टर है हमारा बिजनेस का संगठन ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन का अर्थ क्या है? तो संगठन प्रबंध का जो प्रथम कार्य है वो प्लानिंग है, नियोजन है। उसको कर लेने के बाद प्रबंधकों को संगठन ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। इस कार्य को हम संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि क्या क्रियाएं की जाएंगी, क्रियाओं का समूहीकरण कैसे होगा, मतलब क्या क्या क्रियाएं सबसे पहले ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी। फिर उनको अलग अलग समूहों में किस प्रकार से बांटा जाएगा, उत्तरदायित्व और अधिकारों का अंतरण कैसे होगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। डेफिनेशन है हेनी के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सामान्य उद्देश्य मतलब एक उद्देश्य है, उद्देश्य बहुत सारे हैं, की प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। ठीक है, संगठन के बारे में ये कहा गया है कि एक कमज़ोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है। कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, कमज़ोर होगा तो अच्छे उत्पाद को भी मिट्टी में मिला सकता है, जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास अपेक्षाकृत कमज़ोर उत्पाद हो अपने से अच्छे उत्पाद को भी बाजार से भगा सकता है। ठीक है, अगर हमारा संगठन अच्छा होगा जिसके पास चाहे हमारा जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो हमारा कमज़ोरी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने से अच्छे उत्पाद को भी बाजार से भगा सकता है अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। ठीक है, अब है संगठन की विशेषताएं। तो संगठन की विशेषताएं में फर्स्ट है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन का मतलब कार्य को बांटना। कार्य विभाजन संगठन का आधार होता है, अर्थात कार्य विभाजन के बिना संगठन नहीं हो सकता। कार्य विभाजन के अंतर्गत व्यवसाय के पूरे काम को अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाग के कार्य को पुनः उपकार्यों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा कार्य होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और फिर अनेक विभाग उनके बना दिए जाते हैं। फिर है समन्वय। अब देखो, विभाग तो हमने बना दिए, लेकिन जब तक उनमें तालमेल स्थापित नहीं होगा उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे हम, जो हमारे संगठन का उद्देश्य है। संगठन के अंतर्गत विभिन्न लोगों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, लेकिन सभी का प्रयास एक ही होता है, उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना। संगठन ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी लोगों का काम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित होता है, जिससे समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। तीसरा, अनेक व्यक्ति। संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकत्रित होता है। एक अकेला व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, संगठन जो है वो अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। एक अकेला व्यक्ति कभी भी संगठन का निर्माण नहीं कर सकता। सामान्य उद्देश्य, संगठन के अनेक अंग होते हैं, सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन सभी एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। और संगठन प्रबंध का एक यंत्र है, मशीन ऑफ मैनेजमेंट। तो संगठन को प्रबंध का यंत्र माना जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें यदि एक पुर्जा भी खराब हो जाए अथवा सही जगह पर न लगाया जाए तो मशीन काम नहीं करेगी। अर्थात यदि क्रियाओं के विभाजन में गलती हो जाए या पदों की स्थापना ठीक प्रकार से न हो तो संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था फेल हो जाएगी। ठीक है, तो संगठन की विशेषताएं होगी ये। खासा कार्य विभाजन, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, उनको फिर पुनः उपकार्यों में बांट दिया जाता है। सेकंड था समन्वय, कि जो कोऑर्डिनेशन, उनमें तालमेल स्थापित किया जाता है, क्योंकि सबका उद्देश्य एक होता है। अनेक व्यक्ति होते हैं, कोई अकेला व्यक्ति संगठन नहीं कर सकता, उनका उद्देश्य सामान्य होता है और संगठन प्रबंध का एक यंत्र है। उसके बाद है संगठन का महत्व। संगठन का महत्व या लाभ निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विशिष्टीकरण का लाभ। तो संगठन के अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को अनेक उपकार्यों में बांट दिया जाता है और सभी उपकार्यों पर एक योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जो एक ही कार्य को बार बार करके उसके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। इस प्रकार कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य होने लगता है और संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त
होने लगते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। तो इससे क्या होगा, जब एक व्यक्ति को बार बार एक ही काम का छोटा सा टुकड़ा बार बार करना पड़ेगा और जो काम सौंपा जाता है वो भी योग्यता के अनुसार, तो वो उस कार्य का स्पेशलिस्ट बन जाएगा और स्पेशलिस्टता के गुण प्राप्त कर लेगा। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, कार्य संबंधों में स्पष्टता। तो कार्य संबंधों में स्पष्टता का मतलब है सभी व्यक्तियों को ये पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसके आदेशों का पालन करेगा। संगठन कर्मचारियों के मध्य कार्य संबंधों को स्पष्ट करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। परिणामतः संदेशवान प्रभावी होता है। यह उत्तरदेयता निर्धारण में भी सहायक है। फिर है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। तो संसाधन होते हैं हमारे साधन जिसकी सहायता से हम काम करते हैं। तो संगठन में कुल काम को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है। प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है। ऐसा करने से न तो कोई क्रिया पूरी होने से छूटती है और न ही किसी कार्य को 2 बार किया जाता है। परिणामतः संगठन में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे माल, मशीन, मानव, वित्त आदि का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। फिर परिवर्तन में सुविधा। संगठन प्रक्रिया एक संस्था को इस योग्य बना देती है कि वे कर्मचारियों के पद से संबंधित किसी भी परिवर्तन को आसानी से सहन कर लेता है। ऐसा ऊपर से नीचे सभी प्रबंधकों को एक स्पष्ट अधिकार श्रृंखला में बंधे होने के कारण होता है। जब भी कोई प्रबंधकीय पद रिक्त होता है तो पदोन्नति द्वारा उसे तुरंत भर दिया जाता है। अब एक व्यक्ति जब पास से अपने ऊपर वाले व्यक्ति का काम देखेगा तो धीरे धीरे वो उसको बार बार देखते हुए इस योग्य हो जाता है कि अगर वो एब्सेंट हो जाए तो उसकी जगह वो काम कर सके, क्योंकि प्रत्येक अधीनस्थ अपने बॉस की कार्यप्रणाली को पहले ही भली प्रकार परिचित होता है। इसलिए उन्हें नया पद ग्रहण करने में कोई असुविधा नहीं होती। उसके बाद है प्रभावी प्रशासन। प्राय देखा जाता है कि प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। संगठन प्रक्रिया प्रत्येक प्रबंधक द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं और प्राप्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करती हैं। ये भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि प्रत्येक प्रबंधक किस कार्य के लिए किसको आदेश देगा। प्रत्येक को ये जानकारी होती है कि वह किसके प्रति उत्तरदायी हैं। इस प्रकार अधिकारों को लेकर उत्पन्न होने वाली भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। परिणामतः प्रभावी प्रशासन संभव होता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रभावपूर्ण संपन्न होता है। फिर कर्मचारियों का विकास। संगठन प्रक्रिया में अधिकार अंतरण किया जाता है। अधिकार अंतरण का मतलब है कि जो उच्च अधिकारी होता है वो महत्वपूर्ण कार्यों को अपने पास रख करके जो दूसरे काम होते हैं, जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं, उनको उसको अधीनस्थों को सौंप देता है और साथ में उनको कार्य करने के अधिकार भी सौंप दिए जाते हैं। अधिकार अंतरण किया जाता है। ऐसा एक व्यक्ति की सीमित क्षमता के कारण ही नहीं बल्कि काम करने की नई विधियों की खोज करने के लिए भी किया जाता है। इसमें अधीनस्थों को निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वे नवीनतम विधियों की खोज करते हैं और उन्हें लागू करते हैं, जिससे उनका विकास होता है। विस्तार और विकास। संगठन प्रक्रिया में कर्मचारियों को प्राप्त निर्णय स्वतंत्रता से उनका विकास होता है। वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उपक्रम का विस्तार किया जा सकता है। विस्तार से उपक्रम की लाभ क्षमता बढ़ती है जो उसके विकास में सहायक होती है। ठीक है, ये हो गए संगठन का महत्व। सबसे पहले विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। कार्य संबंधों में स्पष्टता बनी रहेगी कि कौन व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसके अंडर काम करेगा, ये पहले से स्पष्ट हो जाता है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, मतलब जो मानव, माल, मशीन और जो हमारे इतने कीमती संसाधन होते हैं उनका अपव्यय नहीं होता, वेस्टेज नहीं होती। परिवर्तन में सुविधा की आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं। प्रभावी प्रशासन, कर्मचारियों का विकास होता है और विस्तार और विकास संगठन का भी होता है। इसके बाद संगठन प्रक्रिया। तो प्रबंध के प्रथम कार्य नियोजन के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन किया जाता है। प्रबंध के संगठन कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं।
कार्य की पहचान और विभाजन, विभागीकरण, काम सौंपना, सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्य की पहचान और विभाजन। संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण कार्य की पहचान और बंटवारा करना है। इस चरण पर कुल काम को अनेक क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, जो संपूर्ण काम होता है उसको अनेक क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाली कंपनी की विभिन्न क्रियाएं इस प्रकार हो सकती हैं। कच्चा माल क्रय करना, पुर्जे तैयार पुर्जे क्रय करना, उत्पादन करना, माल का स्टॉक रखना, अनुसंधान करना, विज्ञापन करना, विक्रय करना, वित्त व्यवस्था करना, लेखांकन करना, पत्र व्यवहार, कर्मचारियों की व्यवस्था करना आदि। तो इस प्रकार से सबसे पहले कार्य की पहचान और विभाजन किया जाता है। फिर है विभागीकरण, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा जाता है। अब देखो ये कार्य हमने पहले से निर्धारित कर लिए कितने सारे कार्य होंगे। अब उन कार्यों के अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण कर लेने के बाद क्रियाओं का विभागीकरण किया जाता है। विभागीकरण के अंतर्गत एक समान क्रियाओं का एक समूह बनाकर एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है। जैसे कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना आदि को क्रय विभाग को, उत्पादन करना, माल का स्टॉक करना, अनुसंधान आदि क्रियाओं को उत्पादन विभाग को सौंपा जा सकता है। इसी प्रकार विज्ञापन और विक्रय का कार्य विपणन विभाग को और वित्त व्यवस्था, लेखांकन और पत्र व्यवहार का कार्य वित्त विभाग को सौंपा जा सकता है। क्रियाओं के समूहीकरण और विभागीकरण को ही विभागीकरण का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है काम सौंपना। इस चरण पर यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पद या व्यक्ति को क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, कि जो हमने अलग अलग विभाग बनाए उसको क्या क्या काम करने हैं। जैसे जो क्रय प्रबंधक है उसको वस्तुओं को क्रय करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। विक्रय प्रबंधक को वस्तुओं के विक्रय का, विज्ञापन प्रबंधक को विज्ञापन का और इसी प्रकार वित्तीय प्रबंधक को वित्त व्यवस्था का कार्यभार सौंपा जाएगा। काम सौंपते समय काम की प्रकृति और व्यक्ति की योग्यता का मिलान करना आवश्यक है। मतलब काम किस प्रकार का है उसके लिए उसी तरह की योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। फिर सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। जब दो या अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उनके मध्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जानी जरूरी है। इन संबंधों को ही रिपोर्टिंग रिलेशन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी है और कौन उसका अधीनस्थ है। उदाहरण के लिए क्रय विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्तियों का अधिकारी क्रय प्रबंधक ही होगा। उसी से उन्हें आदेश मिलेंगे और उसके प्रति ही वे उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया संगठन प्रक्रिया में क्या क्या। सबसे पहले कार्यों की पहचान की जाएगी और उनका विभाजन किया जाएगा। फिर जो हमने पहचान की और उनका विभाजन किया उनके आधार पर उनके डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। फिर व्यक्तियों को काम सौंपा जाएगा और फिर सूचनाएं प्रेषित करने के समय स्थापित करना। ये स्पष्ट किया जाएगा कि कौन व्यक्ति किसके अंडर में काम करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा।